नमस्कार। और आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। हमारे सामने कई तरह के स्रोत हैं, कुछ लेख, विश्लेषण, सरकारी विज्ञप्तियां भी हैं और इनके जरिए हम आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा और उनके असर को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल। इन स्रोतों में उनके शुरुआती जीवन से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बनने तक का पूरा सफ़र है। अच्छा। और हाँ, साथ ही मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत जैसी उनकी जो बड़ी नीतियां रहीं और दुनिया भर में उनकी छवि कैसी है, उस पर भी बात करेंगे। तो कोशिश यही है कि इन तमाम जानकारियों से जो सबसे अहम बातें हैं, वो निकल कर सामने आए। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। वडनगर गुजरात में जन्म, स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री। हाँ, ये एक फैक्ट है। स्रोत बताते हैं कि बचपन काफी साधारण था। पिता की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी जहां वो मदद भी करते थे। पर दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि स्कूली दिनों में औसत छात्र होने के बावजूद वाद विवाद और नाटकों में काफी रुचि थी। बिल्कुल। और छोटी उम्र से ही देखिए समाज सेवा और विवेकानंद के विचारों का प्रभाव दिखता है। कहते हैं महज 8 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ गए थे। 8 साल की उम्र में? अच्छा। हाँ, और फिर 1971 में तो पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। तो ये उनके जीवन की दिशा शायद वहीं तय होने लगी थी। सूत्रों के अनुसार 17 की उम्र में घर छोड़कर 2 साल भारत भ्रमण भी किया, शायद देश को और नजदीक से देखने के लिए। और फिर पढ़ाई भी की, राजनीति विज्ञान में एमए किया, ये भी जिक्र है। जी हाँ। और फिर 1975 का वो आपातकाल का दौर, उस दौरान वो भूमिगत भी रहे। और फिर राजनीति में सक्रिय रूप से आए 1985 में बीजेपी में शामिल हुए। हाँ, और उनके जो संगठनात्मक कौशल की बात होती है, वो शुरुआती दिनों से ही दिखने लगी थी। जैसे अडवाणी जी के रथ यात्रा का प्रबंधन हो, या फिर 1992 में मुरली मनोहर जोशी जी के साथ वो कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का कार्यक्रम, उन्हें एक कुशल प्रबंधक माना जाता था शुरू से ही। अच्छा, फिर आता है गुजरात का दौर। 7 अक्टूबर 2001 को मुख्यमंत्री बने। हाँ, केशुभाई पटेल के इस्तीफे के बाद। उस समय भूकंप के बाद राजनीतिक दबाव भी था काफी। और फिर लगभग 14 साल मुख्यमंत्री रहे वो। बिल्कुल, एक लंबा कार्यकाल। और इसी दौरान गुजरात मॉडल और वाइब्रेंट गुजरात जैसे कार्यक्रम विकास और निवेश पर काफी जोर देने की बात सामने आती है। लेकिन इसी कार्यकाल में 2002 के गुजरात दंगे भी हुए। वो एक बेहद गंभीर और विवादास्पद अध्याय रहा। उन पर आरोप भी लगे थे कि दंगों को ठीक से संभाला नहीं गया। सही कहा आपने, वो एक बहुत ही मुश्किल दौर था। हालांकि बाद में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी बनाई थी, विशेष जांच दल। हाँ, एसआईटी। उन्होंने उन्हें क्लीन चिट दी, पर जैसा कि कुछ स्रोत बताते हैं, उस क्लीन चिट पर और जांच की प्रक्रिया पर भी बाद में सवाल उठे। तो ये एक जटिल पहलू है उनके मुख्यमंत्री काल का, जिस पर अलग-अलग राय हैं। बिल्कुल। और फिर 2014 में राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा कदम, बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बने और पार्टी को जबरदस्त बहुमत मिला। ऐतिहासिक जीत थी वो। हाँ। और 2019 में तो वो जीत और भी बड़ी हो गई। हाँ, प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी कई नीतियां काफी चर्चा में रहीं, जैसे मेक इन इंडिया या फिर अभी हाल का आत्मनिर्भर भारत। क्या ये एक ही सोच को आगे बढ़ाते हैं? हाँ, काफी हद तक देखा जाए तो दोनों का लक्ष्य तो यही है कि भारत में उत्पादन बढ़े, आयात पर निर्भरता कम हो। अच्छा। मेक इन इंडिया 2014 में आया, उसमें 25 क्षेत्रों पर फोकस था। आत्मनिर्भर भारत का दायरा शायद और बड़ा है। उसमें रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन पर जोर है। ऑपरेशन सिंदूर या मिशन सुदर्शन चक्र जैसी पहलों का जिक्र मिलता है। सेमीकंडक्टर बनाने का लक्ष्य है। हाँ, 2025 तक मेड इन इंडिया चिप्स। बिल्कुल, अपना स्पेस स्टेशन बनाने की बात है। स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य है 2025 तक 50%। फार्मा सेक्टर और वो वोकल फॉर लोकल का नारा भी इसी से जुड़ा है। तो ये भारत की आर्थिक रणनीति में एक बड़ा बदलाव दिखाता है। हाँ, कहा जा सकता है। आर्थिक नीतियों के अलावा सामाजिक क्षेत्र में भी बड़ी योजनाएं रहीं। स्वच्छ भारत अभियान तो काफी चर्चित रहा, 2014 में शुरू हुआ था। उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत। हाँ, ये सब सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाएं थी। और सुरक्षा के मोर्चे पे देखें तो अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाना 2019 में। हाँ, वो एक बड़ा फैसला था। और पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक 2018 और बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 जैसे कदम भी काफी सुर्खियों में रहे। रूस से तेल खरीदने का मुद्दा भी था, जिस पर अमेरिका का दबाव था, पर भारत ने जारी रखा। हाँ, उस पर निकी हेली का बयान भी आया था। अच्छा, उनकी वैश्विक छवि की बात करें तो हाल में मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे का जिक्र आया था, जुलाई 2025 का। हाँ, उसमें उन्हें 75% अप्रूवल रेटिंग मिली, जो दुनिया के नेताओं में सबसे ज्यादा बताई गई।
लेकिन देखिए, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ स्रोत आर्थिक असमानता बढ़ने की बात भी करते हैं। इसका जिक्र कुछ सरकारी रिपोर्टों में और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों में भी आया है। अच्छा। और नोटबंदी और जीएसटी जो 2016-17 में लागू हुए थे, उनके असर पर भी बहस चलती रही है। कोई कहता अच्छा हुआ, कोई कहता अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। हाँ, उस पर अलग अलग मत हैं। और आलोचनाओं का जिक्र करें तो हाल ही में 15 अगस्त 2025 के भाषण में उन्होंने आरएसएस की 100 वर्षों की सेवा की प्रशंसा की थी। जी हाँ। जिस पर विपक्ष ने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी। कुछ नेताओं ने तो इसे स्वतंत्रता संग्राम का अपमान तक कह दिया, ये कहते हुए कि आरएसएस उस आंदोलन का हिस्सा नहीं था। हाँ, वो एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। ये दिखाता है कि उनके कुछ कदम या बयान आज भी कैसे गहरे राजनीतिक मतभेद पैदा कर देते हैं। बिल्कुल। और इसी बीच आप देखिए, सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज जैसी संस्थाएं भी हैं जो उनके वैश्विक प्रभाव पर निबंध प्रतियोगिताएं करवा रही हैं। अच्छा। तो एक तरफ वैश्विक लोकप्रियता है, एक मजबूत नेता की छवि है, तो दूसरी तरफ उनकी नीतियों के असर और उनकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल और आलोचनाएं भी हैं। ये सब हमें इन स्रोतों से पता चलता है। तो इन तमाम स्रोतों को अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी की कहानी एक साधारण शुरुआत से निकलकर सत्ता के शिखर तक पहुंचने की है। बड़ी और महत्वाकांक्षी योजनाएं लाने की है, वैश्विक मंच पर पहचान बनाने की है, लेकिन साथ ही गहरे विवादों और आलोचनाओं से घिरे रहने की भी कहानी है। बिल्कुल सही। हमने उनके जीवन के जो अहम पड़ाव रहे हैं, उनकी मुख्य नीतियां, उनकी वैश्विक छवि और उनसे जुड़े कुछ विवाद, उनको इन स्रोतों के जरिए समझने की एक कोशिश की है। तो ये चर्चा हमें एक विचार के साथ जरूर छोड़ जाती है। एक तरफ आत्मनिर्भर भारत पर जोर है, राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने की बात है, और दूसरी तरफ दुनिया में भारत की बढ़ती भूमिका और जिम्मेदारियां हैं। इन दोनों के बीच संतुलन साधना, ये भविष्य में भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी या शायद एक अवसर, सोचने वाली बात है।